आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस चैप्टर जिसका नाम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। फर्स्ट है पॉल्यूशन क्या होता है। देखो, जब भी हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज हो और वो चेंज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हार्मफुल हो तो इस तरह के अनडिजायरेबल चेंज को बोलते हैं पॉल्यूशन। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स। जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वही पॉल्यूशन को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, अब पॉल्यूटेंट्स होते क्या है? कोई भी हार्मफुल केमिकल या फिर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करे उसे बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पेस्टिसाइड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन है वो बहुत टाइप्स का होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन और भी बहुत सारे टाइप्स के पॉल्यूशन होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एयर पॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एयर कंपोजिशन। देखो, जो एयर है वो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। ठीक है, इसमें कुछ गैसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, कुछ गैसेस बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इसके अलावा आर्गन, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, हीलियम ये सभी गैसेस स्मॉल क्वांटिटीज में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा वाटर वेपर एंड स्मोक भी प्रेजेंट होते हैं एयर में। देखो, इस चैप्टर में हम एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब एयर पॉल्यूशन क्या है? कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो कि एयर को कंटेमिनेट कर देता है। कंटेमिनेट का मतलब होता है कि एयर को खराब कर देता है, और ये कंटेमिनेटेड एयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए हार्मफुल होती है, तो इसे ही बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। जो यहाँ टेबुलेटेड फॉर्म में लिखा है यही चीज यहाँ डेफिनेशन में लिखी है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि एयर को कंटेमिनेट कर दे उसे बोलते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। एयर पॉल्यूटेंट के मेनली दो सोर्स होते हैं, नेचुरल सोर्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल सोर्स में आते हैं, देखो जंगलों में आग लग जाती है, ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उससे बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, तो वो आता है नेचुरल सोर्स में। ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है, ह्यूमंस ने बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई हैं, पावर प्लांट्स बनाए हैं। ठीक है, जब ह्यूमंस लकड़ी जलाते हैं या फिर काऊ डंग केक जलाते हैं तो इन सभी से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं जो कि एयर को कंटेमिनेट करती हैं। अब देखो, जितने भी हमारे व्हीकल हैं जैसे कार, स्कूटर, बस, बाइक, ये सभी पेट्रोल एंड डीजल से चलते हैं। ठीक है, जब ये चलते हैं तो आपने देखा है कि इसमें से धुआं भी निकलता है इन सब में से। तो इस धुएं में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और ये सभी हाई लेवल के पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये इतनी पॉइजनस गैस होती है कि ये ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इसको रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है। देखो, अभी हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हैं जिनसे एयर पॉल्यूशन फैलता है। ठीक है, जो एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो अभी हमने व्हीकल्स के बारे में पढ़ा कि व्हीकल से किस तरह से एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है स्मोक। स्मोक क्या होते हैं? देखो, मेनली विंटर के टाइम में आपने देखा होगा, सर्दियों के टाइम में आपने देखा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में एक फॉग जैसी लेयर दिखाई देती है। एक्चुअल में वो फॉग होती नहीं है, बस एक फॉग जैसी लेयर दिखाई देती है, और इस फॉल्स फॉग लेयर को बोलते हैं स्मोक। ठीक है, ये जो स्मोक है ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, स्मोक एंड फॉग। ठीक है, ये कंप्लीटली फॉग लेयर नहीं होती, ये स्मोक एंड फॉग से मिलकर बनी होती है। स्मोक में होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ठीक है, अब स्मोक का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? स्मोक की वजह से बहुत सारी ब्रीदिंग इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे अस्थमा, कॉफ, बच्चों में वीजिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है पावर प्लांट्स। अब पावर प्लांट से किस तरह से एयर पॉल्यूट होती है? देखो, पावर प्लांट में जो एक्टिविटीज होती हैं उन एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे माइन्यूट ऐश पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। ठीक है, जो ये माइन्यूट ऐश पार्टिकल्स होते हैं ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब बहुत दूर का नहीं देख पाते हम, ऐसे लगता है एटमॉस्फेयर धुंधला धुंधला सा है, बिल्कुल क्लीन नहीं लगता। ठीक है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज।
इंडस्ट्रीज से किस तरह से एयर पॉल्यूट होती है? मेनली जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज हैं उनसे प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेज हैं ये बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करती हैं। इनफैक्ट परमानेंट लंग डैमेज भी हो जाता है इन गैसेज से। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। ये मेनली रेफ्रिजरेटर्स में, एसीज में एंड एरोसोल स्प्रेज में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो रिलीज होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। ठीक है, अब देखो हमारे एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं ओजोन लेयर। ये लेयर हमें सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इस ओजोन लेयर को डैमेज कर देती है। जब ये ओजोन लेयर डैमेज हो जाएगी तो जो यूवी रेज हैं वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाती हैं इजिली। ठीक है, और वो कैंसर कॉज करती हैं ह्यूमंस में एंड एनिमल्स में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आगरा का जो ताजमहल है उसका मार्बल डे बाय डे एयर पॉल्यूशन की वजह से कैसे खराब होता जा रहा है। हमें पता है कि जो ताजमहल है वो आगरा में है। ठीक है, अब आगरा में जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं एंड आगरा के आसपास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जैसे रबर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, केमिकल फैक्ट्रीज एंड मेनली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, इन सभी से निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हमें पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर वेपर्स आसमान में जाके क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। अब होता क्या है, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये इन वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करती है और रिएक्ट करके बनाती है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब क्लाउड्स की तो फॉर्मेशन हो ही रही है। अब उन क्लाउड्स में क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। जब बारिश होती है तो जो ये एसिड्स हैं ये उस रेन वाटर के साथ आ जाते हैं हमारी अर्थ पे। अब जो ये एसिडिक रेन है ये ताजमहल के मार्बल पे गिर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो मार्बल है वो खराब हो रहा है और इस फिनोमिना को बोलते हैं मार्बल कैंसर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को सेव करने के लिए। फर्स्ट है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है सभी इंडस्ट्रीज को कि वो इंडस्ट्रीज में सीएनजी या फिर एलपीजी का यूज करें। ठीक है, देखो सीएनजी एंड एलपीजी का जब यूज करते हैं तो इनसे जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत ही निग्लेजिबल अमाउंट में होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो जो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस में आती हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। देखो मेनली होता क्या है कि जो सनरेज है वो अर्थ की सरफेस पे आती हैं। कुछ सनरेज को अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है एंड कुछ सनरेज वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब सनरेज वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट होती हैं तो बीच में इन सनरेज को मिलती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस मिलती हैं बीच में, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस इन रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, अब जब ये ग्रीन हाउस गैसेज इन रिफ्लेक्टेड रेज को ट्रैप कर लेंगी तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से ये जो रेज हैं यानी कि ये जो रेडिएशंस हैं ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं। इसी ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। देखो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है। इन सभी एक्टिविटीज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है। अब जब बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हो रही है हमारे एटमॉस्फेयर में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सन रेडिएशन को, जो सन हीट है, उसको वापस स्पेस में नहीं जाने देती, जिसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो जो ये पूरी प्रोसेस है इसे ही बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है अर्थ पे। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। सेकंड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। थर्ड पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। फोर्थ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो फ्लड भी आता है। फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बहुत सारी जगह पे ड्रॉट की कंडीशंस यानी कि सूखा भी पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है
तो ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है एनिमल्स एंड ह्यूमंस में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट है जिसमें पेट्रोल एंड डीजल की जगह सीएनजी का यूज करके एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जगह अगर एलपीजी का यूज किया जाए तो एयर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। देखो अभी तक हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा वो हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी अनवांटेड सब्सटेंस जो कि वाटर को कंटेमिनेट कर देता है और ये कंटेमिनेटेड वाटर लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए हार्मफुल होता है, तो इसे बोलते हैं वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर को पॉल्यूट कर दे, वाटर को कंटेमिनेट कर दे, उस सब्सटेंस को बोलते हैं वाटर पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल सीवेज, टॉक्सिक केमिकल्स एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे कि जो गंगा रिवर है उसका वाटर डे बाय डे कैसे पॉल्यूटेड होता जा रहा है। ठीक है, हमें पता है कि जो गंगा रिवर है वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर है इंडिया की। एक सोसाइटी है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसने एक सर्वे किया और बताया कि गंगा रिवर वर्ल्ड की 10 मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर्स में आती है। देखो हमें पता है जो गंगा रिवर है वो बहुत सारी सिटीज से फ्लो करती हुई जाती है। अब वहां के लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गार्बेज डाल देते हैं गंगा रिवर में। ठीक है, अनट्रीटेड सीवेज को भी गंगा रिवर में ही बहा दिया जाता है, डेड बॉडीज को भी गंगा रिवर में डाल दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी हार्मफुल चीजों को भी गंगा रिवर में डाल दिया जाता है। इन सब चीजों की वजह से जो गंगा रिवर का वाटर है वो पॉल्यूटेड होता जा रहा है। अब देखो गंगा रिवर वाटर को पॉल्यूट होने से बचाया जा सके इसके लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। जो ये गंगा एक्शन प्लान था इसका मेन एम था कि जो गंगा रिवर वाटर है उसके पॉल्यूशन लेवल को रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा 2016 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च किया गया था। अब हम पढ़ेंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिवर वाटर के पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें फर्स्ट है इंडस्ट्रीज का जितना भी जो हार्मफुल केमिकल है उसे रिवर्स में बहा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स एंड केमिकल फैक्ट्रीज, इनका जितना भी जो हार्मफुल वेस्ट होता है उन्हें रिवर्स में बहा दिया जाता है जिसकी वजह से रिवर वाटर पॉल्यूट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि जितनी भी जो एग्रीकल्चर फील्ड हैं उनमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। अगर ऐसे एरिया पे फ्लड आ जाता है तो क्या होता है कि जो फ्लड वाटर है उसके साथ ये केमिकल फर्टिलाइजर्स ऐड हो जाते हैं और रिवर वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल फर्टिलाइजर मिक्स हो गए रिवर वाटर के साथ। अब रिवर में पहले से ही एक्वेटिक एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो जो ये केमिकल फर्टिलाइजर हैं एज ए पॉइजन वर्क करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। थर्ड पॉइंट है कि केमिकल फर्टिलाइजर फील्ड से किसी भी वे से रिवर या लेक में पहुंच जाते हैं। ठीक है, जब ये केमिकल फर्टिलाइजर रिवर या लेक में पहुंचते हैं तो वहां पर ये एज ए न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं एल्गी के लिए। ठीक है, एल्गी के लिए एज ए न्यूट्रिएंट वर्क करते हैं जिसकी वजह से एल्गी की ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। एल्गी की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाती है कि वाटर सरफेस पे केवल एल्गी ही एल्गी दिखाई देती है जिसे बोलते हैं एल्गल ब्लूम। अब वाटर सरफेस पे एल्गल ब्लूम बन गए, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सनलाइट है वो वाटर के अंदर नहीं जा पाती। ठीक है, और इस एल्गल ब्लूम की वजह से जो ऑक्सीजन है वाटर की, ठीक है, वाटर में जो ऑक्सीजन है उसका लेवल भी रिड्यूस हो जाता है। अब देखो वाटर में से ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया, वाटर में से न्यूट्रिएंट्स भी कम हो गए जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है जब अनट्रीटेड सीवेज को रिवर्स या लेक में बहा दिया जाता है तो जो रिवर एंड लेक का वाटर है वो भी कंटेमिनेटेड हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोर्टेबल वाटर क्या होता है। ऐसा वाटर जो कि पीने के लिए सुटेबल हो उसे बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। कई बार क्या होता है जो पानी दिखने में क्लीन होता है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं, उसमें भी इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि पानी को पीने से पहले उसको प्योरीफाई किया जाए। प्योरीफाई का बेस्ट मेथड होता है बॉइलिंग। ठीक है, वाटर को बॉईल करो उसके बाद उसे पियो, ये बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है बाय फिजिकल मेथड ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज।
फॉर एग्जाम्पल घरों में फिल्टर का यूज किया जाता है और इन फिल्टर में कैंडल लगे होते हैं। जो ये कैंडल होते हैं ये वाटर को प्योरीफाई करते हैं और फिर हम वाटर को पी सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वाटर को बॉईल करते हैं। ठीक है, वाटर को जो बॉईल करते हैं तो जो वाटर में जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद जो वाटर है वो पीने लायक हो जाता है। तो इस तरह से भी वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है वाटर में क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर ऐड करके भी वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट कैन बी डन, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट है सभी इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रिक्ट लॉ बनाए जाने चाहिए कि वो पॉल्यूटेड वाटर को डायरेक्टली रिवर्स या लेक में डिस्चार्ज ना करें और इन लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है जितने भी जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स इंस्टॉल करने चाहिए। थर्ड है इंडिविजुअल लेवल पे हमें वाटर को सेव करना चाहिए, हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसके अलावा रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल हमारा मंत्र होना चाहिए।